1995 का जयपुर शहर का एक पोश इलाके में एक बड़ा सा घर था। मेरा हाउस बाहर से देखो तो चमकता था। बड़े बड़े शीशे की खिड़कियां, लोहे का भारी दरवाजा और चारों तरफ हरियाली। लेकिन अंदर से ये घर जलते हुए चोला था, जहाँ ग्रीड और नफरत का शोले भड़क रहे थे। मेरा मेरा फैमिली जो कभी एक सी प्रॉपर्टी के नाम पर दो टुकड़ों में बढ़ चुकी थी। बड़ा भाई राजेश मेरा सीधा साधा आदमी था। मोहल्ले में बहुत इज्जत थी। उसकी बीवी सुनीता, दो लड़के विक्रम और रोहन, दोनों की शादी हो चुकी थी। विक्रम की बीवी का नाम प्रिया, रोहन की बीवी का नाम अंजलि। दोनों के दो दो बच्चे थे। छोटे छोटे घर में खेलते रहते थे। राजेश के पास थी पूरी फैमिली की सारी दौलत, बिजनेस का जाल और ये बड़ा सा घर। छोटा भाई संजय मेरा चालाक और हवस का मारा था। उसकी बीवी का नाम कविता था और उनके दो लड़के थे, लक्ष्य और मोहित, भी शादीशुदा थे। दोनों के दो दो बच्चे थे। घर बड़ा था लेकिन एक दूसरे से अलग था। सब कुछ तब बिगड़ा जब राजेश ने घर और बिजनेस का हिस्सा बांटने का फैसला किया। संजय को लगा उसका हिस्सा काम आएगा। भैया तुम हमेशा बड़ा हिस्सा लेते हो, संजय ने एक दिन गुस्से में चिल्लाया। राजेश शांत था लेकिन उसने समझाने की कोशिश की। संजय सब बराबर है, बात दिल संजय सब बराबर है, बात दिल से दिल तक जाती है। लेकिन संजय के दिल में ग्रीड का जहर घुस चुका था। उसने अपनी बीवी कविता से कहा, यह घर और बिजनेस मेरा होना चाहिए। राजेश भैया को हटाना पड़ेगा। कविता, जो संजय से भी ज्यादा चालाक थी, एक रात उसके कान में फुसफुसाई, एक बाबा है शहर के बाहर काली घाटी में, वो ऐसा टोटका करता है कि दुश्मन खुद ही खत्म हो जाता है। संजय पहले हिचकिचाया लेकिन ग्रीड ने उसकी आंखों पे पट्टी फाड़ दी। एक रात जब शहर सो रहा था, संजय और कविता चुपके से काली घाटी के उस बाबा के पास गए। बाबा ने चेहरा दिखाया नहीं देता, बस उनकी आंखें चमकती थी जैसे कोयल जल रही हो। उसने एक पुराना गंदा सा कपड़ा दिया और इसमें राजेश का नाम लिखो और इसे उसके घर के दरवाजे के नीचे दफना दो। 7 दिन के अंदर वो खत्म हो जाएगा। संजय के हाथ कांपते हुए उसने नाम लिखा। बाबा ने एक मंत्र पढ़ा और हवा में एक अजीब सी ठंडी थी हवा फैल गई। घर वापस आते वक्त संजय को लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। हर मोड़ पर एक साया दिखाई देता, पर जब मुड़कर देखता तो कुछ नहीं। कविता ने कहा, यह सिर्फ तेरा वहम है, बाबा का काम करेगा। अगली सुबह मेरा हाउस में कुछ अजीब सा लगने लगा। राजेश के बड़े बेटे विक्रम ने देखा कि घर के सारे आईने धुंधला हो गया थे, जैसे ऊपर कोई धुंध सी छा गई हो। सुनीता को रात में अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई खिड़की के बाहर खड़ा किसी को पुकार रहा हो। बच्चों ने शिकायत की कि उन्हें अपने कमरे में कोई छिपा हुआ दिखता है, लेकिन जब देखो तो कोई नहीं होता। एक रात राजेश ने अपने कमरे में एक अजीब सी स्मेल महसूस की, जैसे कुछ जल रहा हो। उसने देखा कि कोई उसका बिस्तर का नीचे का एक छोटा सा कपड़ा पड़ा है। उस पर लाल लाल दाग लगे हुए हैं। जब उसने छूने की कोशिश की तो उसके हाथ एकदम से ठंडे पड़ गए, जैसे बर्फ छू ली हो। ये क्या है, उसने सोचा, लेकिन उसकी आवाज में डर था। 7 दिन के अंदर घर का माहौल बदल गया। राजेश की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर के पास जाने पर भी कुछ समझ नहीं आया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे उसका खून कोई चूस रहा हो। एक रात जब सब सो रहे थे, घर के लिविंग रूम पे एक जोर की चिल्लाने की आवाज आई। सुनीता दौड़ कर गई और देखा राजेश जमीन पे पड़ा है, उसकी आंखें खुली हुई लेकिन रूह निकल चुकी थी। उसके मुंह से एक शब्द निकला था, संजय।
संजय को लगा उसका प्लान काम कर गया, लेकिन उस रात उसके सपने में राजेश दिखाई देने लगा। कभी वो दरवाजे पर खड़ा होता, कभी खिड़की के बाहर। संजय के बच्चों ने कहा कि उन्हें अपने कमरे में कोई चलता हुआ महसूस होता है। घर के नौकर भाग गए, कहने लगे कि रात को घर के कॉरिडोर में कोई चल रहा होता पर कोई दिखता नहीं। एक दिन विक्रम ने संजय को गुस्से में पकड़ा। ये सब तूने किया था? बाबा के पास गया था तू? संजय ने मना किया, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। कविता ने चुपके से उस कपड़े को घर से बाहर फेंक दिया, लेकिन अगले दिन वो बिस्तर के नीचे था। घर अब एक खौफ का अड्डा बन चुका था। हर रात कोई ना कोई आवाज, कभी कभी किसी बच्चे की रोती हुई, कभी खिड़की का खड़कना सुनता। विक्रम और रोहन ने फैसला लिया कि अब ये घर सुरक्षित नहीं है, लेकिन जाने से पहले उन्होंने बाबा को पता चल गया, जो शायद खौफ से उन्हें बचा सकता था।